Hello buddies, welcome to my channel. Today we will discuss about chapter 2 some basic concept of macroeconomics. हम आज से ये डिसाइड करेंगे कि हम 15 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दें. सो हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. सो इसको विदाउट टाइम वेस्ट करें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखेंगे, फिर कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स एंड फ्लो, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये जो हमारा चैप्टर है वो हमें कुछ ऐसे टर्म्स बताएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें जानने चाहिए. तो इस पूरे बुक में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनके जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं, कंट्री लेवल के कंज्यूमर को देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड्स से. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुड्स वो होते हैं जो सामान हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए या फिर अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए. जिस भी सामान को हम यूज़ कर रहे हैं वो गुड्स कहलाता है, चाहे उसमें हमारा गेट हो, बेड हो, फर्नीचर कोई भी हो, खाने पीने का सामान हो या फिर प्रोड्यूसर के लिए मशीन हो. ऐसी ऐसी चीज़ें सब हम गुड्स, ये चीज़ें गुड्स कहलाती हैं. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स को 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहला बेसिस होता है बेस्ड ऑन एंड यूज़र, देन सेकंड बेसिस बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी. हम गुड्स को 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर रहे हैं, एंड यूज़र और ड्यूरेबिलिटी में. इसमें भी हमारे दो डिवीज़न आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़र, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. एंड यूज़र का मतलब ये है कि जो गुड्स हमारा बन के तैयार हो चुका है उसको कौन यूज़ कर रहा है, उसको कौन यूज़ करेगा, वो हम एंड यूज़र के बेसिस पे बांटते हैं. और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कोई सामान कितने लंबे समय तक चल सकता है, उसको हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं. उसमें हम गुड्स को 2 भागों में क्लासीफाई करेंगे. सबसे पहला कंज्यूमर, देन सेकंड इज कैपिटल गुड्स. एक एक करके हम चारों को समझते हैं. सबसे पहला आता है हमारा फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूम करने के लिए बन चुके हैं. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र. यहाँ पे फाइनल यूज़र से वो है जो यूज़र फाइनली किसी गुड को कंज्यूम करेंगे, उसको कंजप्शन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे. तो वो गुड्स जिसमें अभी कुछ काम होने के लिए नहीं बचा है, जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं. जैसे कि आप कुछ भी खाने का सामान खरीदने जाते हैं, मिल्क का पैकेट हो गया, ब्रेड का पैकेट हो गया, या फिर आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो हमारा फाइनल गुड्स में आता है, क्योंकि वो हम अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे. हम ये भी बोल सकते हैं वो गुड्स जो हम बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं, अपने यूज़ करने के पर्पज़ से खरीदेंगे, वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाते हैं. इसलिए इन पे एक्सपेंडिचर, इन पे पैसे खर्च करने का, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अपने मनी को स्पेंड करना, अपने पैसे खर्च करना, उसको बोलते हैं हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजप्शन से मतलब है कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो फाइनली कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए कंजप्शन. इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे बोलते हैं कि जो फाइनल गुड है वो ज़रूरी थोड़ी ना कि कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा, एक प्रोड्यूसर भी तो खरीद सकता है. जैसे कि मशीन, वो अगर बेचने के पर्पज़ से ना मशीन खरीदे, अपने यूज़ करने के पर्पज़ से खरीदे, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. इसी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल गुड्स को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है. सबसे पहला आता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, देन सेकंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो जैसे हम लोग हो गए, हम जो यूज़ कर रहे हैं गुड्स, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं. जो प्रोड्यूसर गुड्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि मशीनें वगैरह हो गई, जो वो बेचने के पर्पज़ से नहीं लेकिन प्रोडक्शन के पर्पज़ से खरीदते हैं, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गए. नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. हमने ये तो देखा कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में जो गुड्स हैं वो सेल के पर्पज़ से नहीं, प्रोडक्शन के पर्पज़ से खरीदे जा रहे हैं. लेकिन जो सेल के पर्पज़ से या फिर हम जो गुड बनाएंगे उसमें काम आने वाले पर्पज़ से जो गुड्स खरीदते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट, मतलब बीच में यूज़ होने वाले गुड्स. जैसे कि अगर हम चीनी बना रहे हैं तो उसमें शुगर केन का यूज़ होगा, तो शुगर केन एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया जो अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है अभी तक, वो गुड हमारा इंटरमीडिएट गुड होता है.
जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं लीव्स। तो लीव्स टी बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जो आर्टिफिशियल लीव्स होती हैं वो टी बनाने के लिए यूज़ होती है, तो वे हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। इन पे हुए एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये वो गुड्स होते हैं जो एक रिलेटिवली हाई वैल्यू के होते हैं। कैपिटल गुड्स आप ये मान सकते हो तो इन्वेस्टमेंट भी होता है एक तरीके से। जो प्रोड्यूसर मशीनें वगैरह खरीदता है उस वो एक छोटे मोटे पैसों की नहीं होती, वो एक हाई वैल्यू को कंटेन करती है, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स हैं। ऐसे फिक्स एसेट्स जो जो एक साल, ऐसे एसेट्स जो लंबे साल तक चलते हैं, जो एक साल से हमारे ज़्यादा चलते हैं, उनको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। दीज हैव रिलेटिवली हाई वैल्यू। इन पे एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे साल तक चलते हैं, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। इट इज़ द बैकबोन ऑफ जीडीपी। ये माना जाता है जिस कंट्री में ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगे उसकी जीडीपी भी अच्छी होगी, और ये सच है, जहाँ पे कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनेंगे वहाँ की जीडीपी बहुत अच्छी होगी। अब फाइनली लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जो डायरेक्ट यूज़ करने वाले गुड्स होते हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स कहलाए जाते हैं। जैसे कि हम कोई टी ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, वो अपने डायरेक्ट कंजप्शन के लिए ले रहे हैं, या फिर क्लोथ ले रहे हैं, वो अपने डायरेक्ट कंजप्शन के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए नहीं ले रहे, तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा। आप इसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं, ये लगभग सिमिलर ही होता है। तो जो कंज्यूमर गुड्स होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल, देन सेमी ड्यूरेबल, देन नॉन ड्यूरेबल, देन फोर्थ वन इज नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हमारा ड्यूरेबल गुड्स होता है। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा चलते हैं, वो गुड्स जो एक साल से ज़्यादा चलें वो हमारा ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे कि कार हो गया, या फिर आपने कोई बाइक खरीदी, ऐसे जो गुड्स होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, तो ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स हो गए। जैसे कि घरों में मोटर लगाई जाती है, समरसीबल लगाया जाता है, तो ये भी ड्यूरेबल गुड्स हो गए जो लंबे समय तक चलते हैं। जो एक साल के अंदर अंदर चलते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, जो सिर्फ एक साल या थोड़ा स्लाइटली उससे थोड़ा ज़्यादा चल जाए, तो वो सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो एक साल से ऊपर, सेमी ड्यूरेबल जो एक साल से कम, और नॉन ड्यूरेबल जो एक ही टाइम पे चलते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, आप उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। वीट हो गया, आटा हो गया, उसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो फाइनल कंजप्शन के लिए है, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। इसका फोर्थ टाइप है हमारा नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। आता है नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये है जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, उनकी जो सर्विसेज होती है वो नॉन मटेरियल होती हैं, इनको हम नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। तो ये इसका लास्ट टाइप था। देन फिर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ एंड टेम्पल। ये अपनी चैरिटी के लिए, डोनेशन देने के लिए गुड्स को कंज्यूम करते हैं और बाय करते हैं। नाउ हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हमने आगे पहले पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। हम लेकिन देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट सिंपली रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब है जो प्रोड्यूसर अपनी मशीनें वगैरह खरीदता है जिसमें उसकी रिलेटिवली हाई वैल्यू लग रहा है, वो उसका स्टॉक ऑफ कैपिटल है। तो इस चीज़ में अपने पैसे को लगाना, उस स्टॉक को बढ़ाना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करा जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू डेल्टा के। यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन स्टॉक। मतलब कितना कैपिटल स्टॉक में चेंज हो रहा है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि मेरे पास पहले 2 मशीनें थी, लेकिन अब मैंने 4 मशीनें कर ली, तो मैंने 2 मशीनों का इन्वेस्ट करा और 2 मशीनों में इन्वेस्टमेंट करा, तो इस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट: फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। हम इन चारों को देखते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होती है जो फिक्स एसेट पे करी जाती है। वो इन्वेस्टमेंट जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा चलती है उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। ये अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा कि जो एक साल का पीरियड होता है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। जो एक साल से ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, जो एक साल से ज़्यादा एसेट चलते हैं, उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
तो उन पे करे हुए इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्वेंट्री या फिर रॉ मटेरियल वगैरह जो इंटरमीडिएट गुड्स पे करी जाती है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। एक प्रोड्यूसर के पास या फिर एक सेलर के पास 3 तरीके के हमारे पास गुड्स हो सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो वो सामान बनाने के लिए यूज़ करेगा, सेमी फिनिश जो आधा बन चुका है, और फिनिश गुड्स जो काफ़ी वो जो पूरे बन चुके हैं, वो फाइनली बस सेल करने हैं, वो फिनिश होता है। तो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होना, इन चीज़ों में पैसे लगना हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है कि एक देश में कितना प्रोडक्शन हुआ कैपिटल गुड्स का। इन्वेस्टमेंट होता है कि कैपिटल गुड्स में हमने कितना इंक्रीज किया, लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स का एक साल में एक इकोनॉमी में। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी आता है। नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट में बस इतना डिफरेंस है कि ग्रोस में डेप्रिसिएशन होता है और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। हर साल अब जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, मैंने कोई 1 लाख की मशीन खरीदी, तो वो अगर मैं उसे 3-4 साल बाद बेचने जाऊँ या फिर 10 साल के बाद बेचने जाऊँ, तो वो 1 लाख की नहीं बिकेगी, शायद वो 60,000 की बिके या 70,000 की बिके। तो उसमें से जो पैसे घटे, जो 30,000 रुपये घट गए, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मतलब लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। आपने देखा होगा कभी भी वो मशीन, क्योंकि मैंने उसका यूज़ करा, वियर एंड टीयर करा है, इसलिए वो उतने ही पैसों की नहीं बिकेगी। इसी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में इतना डिफरेंस है कि ग्रॉस में हमारा डेप्रिसिएशन भी होता है और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फ्लो होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली जो स्टॉक होता है किसी भी वेरिएबल को मेज़र करना एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस चीज़ को हम स्टॉक बोलेंगे। और किसी भी वेरिएबल को एक टाइम के बाद मेज़र करना, वो फ्लो होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट होता है वो 1-2 दिन का या फिर किसी भी टाइम नहीं लगाया जाता, किसी पर्टिकुलर टाइम बीतने के बाद लगाया जाता है। जैसे कि 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम फ्लो, कि इसमें क्योंकि ये टाइम डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वेल्थ की, लेबर फोर्स की, कि मेरे पास जैसे अब कितने लेबर लगे हुए हैं, वो मैं किसी भी टाइम गिन सकती हूँ, उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मुझे 1 महीने बाद गिनना है या फिर 6 महीने के बाद गिनना है। तो इस चीज़ को हम स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वेल्थ हो गया, लेबर फोर्स हो गया, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, और यहाँ पे फ्लो का इनकम हो गया। इनकम जैसे कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही मिलती है, उसे ये नहीं कि मैंने 2 दिन बाद मांग लिया फिर 4 दिन बाद मांग ली, या 1 महीना होगा, उसका एक फिक्स पीरियड होगा, 1 महीना या फिर 1 साल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है उसका। इस चीज़ को हम फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारे पास टोटल 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, देन सेकेंड प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है, जैसे कि हम हो गए, हम हाउस होल्ड सेक्टर में आता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, उस पर एक्सपेंडिचर करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर वो होता है जिसमें सारे प्रोडक्शन करने वाले या फिर सेलर जो होते हैं वो आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर नाम से पता चल रहा है जिस सेक्टर में गवर्नमेंट होती है। एक्सटर्नल सेक्टर होता है जो हमारे देश से बाहर होता है सेक्टर, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर। इसमें बस हमें यही जानना है कि हमारे पास 4 तरीके के सेक्टर है एक इकोनॉमी में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लोज। फर्स्ट है रियल फ्लो, देन सेकंड इज मनी फ्लो। इसमें ये मतलब है कि किसी इकोनॉमी में गुड्स का फ्लो होना, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना अलग अलग सेक्टर में, जैसे हमने 4 सेक्टर देखा, उन चारों सेक्टर में गुड्स का फ्लो होना हमारा रियल फ्लो होता है, और ये इन चारों सेक्टर में मनी का फ्लो होना हमारा मनी फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक इकोनॉमी में जो 3 एक्टिव है वो कभी स्टॉप नहीं होती। किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब प्रोडक्शन होगा तो वो बिकेगा भी, उससे इनकम भी होगी, तो जनरेशन ऑफ इनकम। और इनकम तब होगी, वो बिकेगा तब जब उस पर एक्सपेंडिचर होगा, लोग उस पर खर्च करेंगे,
तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में 3 टाइप्स एक्टिविटी कभी स्टॉप नहीं होती: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसी चीज़ को समझाने का जो एक ग्राफ है, जो एक सर्कुलर फ्लो है, वो हमारा सर्कुलर फ्लो कहलाता है। ये सर्कुलर फ्लो इंटरडिपेंडेंस दिखाता है अमंग डिफरेंट सेक्टर, कि हमारे डिफरेंट जो सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसा चल रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम कैसी हो रही है, एक्सपेंडिचर किस टाइप में हो रहा है। इस चीज़ को जो दिखाता है वो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन है यहाँ पे: सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द सर्क्युलैरिटी of the flows of production, income and expenditure across different sectors of the economy। जैसे हमने 4 सेक्टर्स पढ़े, तो उन सेक्टर में कैसे इनकम हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको एक ग्राफ में दिखाना हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ होता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लेना। जैसे कि यहाँ हाउस होल्ड है, वो एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो हमारे गुड्स बना रहे हैं, वो हाउस होल्ड को सेल करते हैं। तो ये एक सर्कुलर बना रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। यहाँ पे एक आता है फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर सर्विसेज वो होता है जो हाउस होल्ड हमें देता है। जैसे कि हम किसी को हम जो हाउस होल्ड है वो अपनी लैंड दे दे, या फिर अपनी लेबर दे दे, या कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपनी सर्विसेज दे, इस चीज़ को बोलेंगे सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये हमारे पास 4 तरीके की फैक्टर सर्विसेज होती है। अब इनके बदले में पैसे मिल रहे हैं, हमें होता है फैक्टर पेमेंट। तो हमें जैसे कि लैंड के बदले तो मिलता है रेंट, लेबर के बदले मिलती है वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मतलब ब्याज, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सर्विसेज के मतलब मिलता है हमें, या बिजनेस के बदले प्रॉफिट। सो बस यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।